अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है जनरेशन ऑफ एटीपी को जनरेट करना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी को जनरेट करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, केमियोस्मोसिस और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे। Phosphorylation, the addition of inorganic phosphate to any organic molecule is called phosphorylation. कोई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो तो उसको जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जो है ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसको ऑर्गेनिक के साथ कंबाइन किया है, एटीपी बन गया। तो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ को ऐड करने से क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन होती है। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। व्हेन फॉस्फेट इज enzymatically transferred from an organic substrate molecule, it is called substrate level phosphorylation. अगर जो है फॉस्फेट, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे जो है सबस्ट्रेट के साथ अटैच करें किसी एंजाइम की मदद से, तो उससे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। जो है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच करें तो उसे फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अगर जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच करें किसी एंजाइम की मदद से, तो इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। However, it accounts for only a small percentage of the ATP that a cell generates. सेल जो है वो बहुत ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करते, तो उसका जो है छोटा सा पार्ट जो है ना, छोटी सी परसेंटेज, वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से उसकी एटीपी प्रोड्यूस हुई है। जो है टोटल जो होते हैं ना वो 36 एटीपी होते हैं। तो टोटल जो होते हैं 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से जो है सिर्फ 4 एटीपी जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की मदद से फॉर्म होते हैं, बकाया केमियोस्मोसिस की वजह से। Occurrence at 3 occasion during aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होता है, प्रेजेंट होता है। तो उनमें सिर्फ 3 जो है मौक़ों पर जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है। सबसे पहले इन ग्लाइकोलाइसिस, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अकर व्हेन 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट इज़ कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। जो है ग्लाइकोलाइसिस में जो 7th रिएक्शन है जिसमें 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, तब एटीपी प्रोड्यूस होता है। और जो है एंड व्हेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से तब एटीपी प्रोड्यूस होता है व्हेन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज कन्वर्टिंग इनटू पाइरुवेट 10th रिएक्शन। और जब ग्लाइकोलाइसिस के 10th रिएक्शन में जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होती है पाइरुवेट में, तो जो एटीपी प्रोड्यूस होता है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से होता है। ग्लाइकोलाइसिस में जो 7th स्टेप है और जो 10th स्टेप है, इन दोनों में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से जो है एटीपी प्रोड्यूस होता है। इसमें 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। ये बिस फॉस्फो है, मेन 2 फॉस्फेट हैं इसमें, और 3 फॉस्फो 1 फॉस्फेट है। तो इसमें से एक फॉस्फेट रिमूव हुआ है, वो एडीपी ने लिया और क्या एटीपी बन गया है। इसमें एटीपी जब बना है तो वो किससे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से हुआ है। और इसमें जो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, इसमें फॉस्फेट है एक, तो जब ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ तो एक फॉस्फेट रिमूव हो गया। तो इससे वो क्या, जो फॉस्फेट एक रिमूव हो गया वो एडीपी के साथ कंबाइन हुआ और एटीपी बना है। तो ये जो है ये दोनों एटीपी, एक इससे 7th रिएक्शन से एक 10th रिएक्शन से, ये दोनों सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ये है 7th रिएक्शन, इसमें फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट होती है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, जो है वो एडीपी इससे फॉस्फेट लेते हैं और एटीपी में कन्वर्ट होते हैं। तो ये है 10th रिएक्शन, इसमें फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में। तो इसमें फॉस्फेट है, ये एडीपी ने ले लिया और एटीपी बन गया। तो ये जो है ना 7th और 10th रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस से, इसमें एटीपी जो प्रोड्यूस होते हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से होते हैं। ATP production by substrate level phosphorylation during glycolysis। ग्लाइकोलाइसिस में जो है 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की वजह से।
2 ATP जो होते हैं वो प्रीपेरेटरी फेस में यूज़ हो जाते हैं। तो टोटल कितने होते हैं 2 ATP। ये ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें जो है ATP सिर्फ यहाँ बन रही है 2 ATP, और ये यहाँ 10th रिएक्शन में ATP बन रही है। ये दोनों जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बन रही है। तो कितने हो गए 4 ATP, 1 2 3 4 ATP, टोटल 4 ATP। तो इधर जो है एक ATP ये यूज़ हुआ है, एक ATP ये यूज़ हुआ है, तो 2 ATP यहाँ यूज़ हो गए हैं। तो 4 में से 2 निकालो, बकाया कितने रह गए 2 ATP। तो इसमें जो है ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP सिर्फ रिलीज़ होते हैं। वो जो है एक फेस जो है वो 2 ATP लेता है, दूसरा जो है वो 4 ATP रिलीज़ करता है। 4 ATP रिलीज़ करता है तो वो पहले वाले फेस में जो है वो 2 ATP ले चुका होता है। तो 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 तो 2 रह गया। तो 2 ATP जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होते हैं। In Krebs cycle, substrate level phosphorylation occurs when succinyl coenzyme A is converted into succinate। तो जब क्रेब्स साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होती है सक्सिनेट में, तो तब ATP प्रोड्यूस होता है, और वो ATP प्रोड्यूस होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से। तो कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। ये जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में। जब इसमें ये कन्वर्ट होता है तो इसमें वाटर ऐड होता है और ये एंजाइम जो है ये रिलीज़ हो जाती है। तो जब ये वाटर ऐड होता है और ये एंजाइम रिलीज़ होती है तो इतनी एनर्जी आती है कि जो है वो GTP PI से कंबाइन होकर GTP बन जाता है। GTP ADP से मिलता है, और जो है एक फॉस्फेट जो है GTP GDP में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें नहीं कन्वर्ट होता, सिर्फ इसमें कन्वर्ट होता है। और जो है इसमें ट्राई फॉस्फेट होते हैं, इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं। ये एक फॉस्फेट ये इसको देता है और 2 फॉस्फेट ये हैं। एक जब ADP में एक फॉस्फेट आ जाता है वो ATP बन जाता है। तो ये जो ATP है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से है। ग्लाइकोलाइसिस में 7th रिएक्शन और 10th रिएक्शन में ग्लाइकोलाइसिस से था, और क्रेब्स साइकिल में जब सक्सिनाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट होगी सक्सिनेट में, तो तब ATP जो प्रोड्यूस होगा वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से ATP प्रोड्यूस होगा। तो कपलिंग ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शन विद सिंथेसिस ऑफ ATP, जो है एक्सर्गोनिक रिएक्शन की जो है कपलिंग वो किससे ATP की सिंथेसिस। ATP कैन बी सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक रिएक्शन वो होता है जिसमें जो है एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। तो therefore it is said that substrate level phosphorylation couples the exergonic reaction with the synthesis of ATP। जब इनऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा तो एनर्जी जो है वो एनर्जी यूज़ होगी ATP की सिंथेसिस में। तो वो एनर्जी जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से आएगी। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन जिसमें जो है एनर्जी रिलीज़ होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज़ होगी, वो ADP को और फॉस्फेट को मिलेगी ताकि वो ATP बन जाए। तो ATP कैन बी सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स ऑफ एक्सर्गोनिक रिएक्शन। जो है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एक्सर्गोनिक रिएक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन की जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है उनकी मदद से जो है ATP डायरेक्टली वो सिंथेसाइज होती है। Therefore, it is said that substrate level phosphorylation couples the exergonic reaction with the synthesis of ATP। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या करती है कि एक्सर्गोनिक रिएक्शन को ATP सिंथेसिस से कपल करती है, क्योंकि एक्सर्गोनिक रिएक्शन से जो है वो एनर्जी रिलीज़ करता है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसी एंजाइम की मदद से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। तो वो अटैच होता है और उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करती है? एक्सर्गोनिक रिएक्शन। और तो फिर क्या होती है? ATP सिंथेसाइज होता है। यूजेस ऑफ ATP ड्राइव एंडरगोनिक रिएक्शन। ATP क्या करता है? एंडरगोनिक रिएक्शन जो है वो ड्राइव करता है। ATP क्या करता है? एंडरगोनिक रिएक्शन वो होता है जो एनर्जी जो है स्टोर करता है। तो ATP जब ब्रेक करता है ADP और PMI में, तो एनर्जी जो है वो जो है रिलीज़ होती है ATP से। तो जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो स्टोर हो जाती है रिएक्शन में, उसे कहते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन।
नेट एटीपी प्रोड्यूस बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोस्ट ऑफ ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल्स में जो एटीपी प्रोड्यूस, टोटल एटीपी प्रोड्यूस होते हैं ना एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो 36 एटीपी होते हैं। लेकिन जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से होते हैं वो 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। 4 एटीपी कहाँ से? 2 ग्लाइकोलाइसिस से, और जो है वो 2 ग्लाइकोलाइसिस से और 2 क्रैब साइकिल से, टोटल 4 एटीपी। तो एटीपी प्रोड्यूस बाय केमियोस्मोसिस थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 32 एटीपी, और जो 36 में से 4 जो हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से एटीपी बनते हैं, और जो 32 होते हैं वो बनते हैं, वो केमियोस्मोसिस से बनते हैं। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये जो है ये है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये एंजाइम है। एंजाइम में क्या है? एडिनोसिन है, ADP है, 2 फॉस्फेट हैं एंजाइम में, और ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच किया है, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ अटैच होगा तो जो फॉस्फेट है वो इसके साथ इनका रिएक्शन होगा, और ये जो है ये 3 फॉस्फेट कंबाइन हो जाएंगे। तो ये जो है ये न्यू, जब इनकी कैटेलाइज होंगे बीच में, तो ये न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जो है वो 3 फॉस्फेट एडिनोसिन बन जाएगा। तो वो क्या होगा? ATP, ट्राई फॉस्फेट एडिनोसिन। इसमें 2 फॉस्फेट एंजाइम के साथ होते हैं, एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर आता है, तो ये 3 फॉस्फेट हो जाते हैं, और ये न्यू ऑर्गेनिक जो है मॉलिक्यूल बन जाता है, और ये ATP फॉर्म हो जाती है किसी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से। नेक्स्ट ये है, इसमें क्या होता है कि ATP बनता है किससे? ADP और PI को एनर्जी मिलती है एक्सर्गोनिक रिएक्शन से, जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज़ करते हैं, वो ADP और PI को मिलती है, तो वो ATP बन जाता है। तो ATP जब ब्रेक होता है तो ADP और PI में होता है एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो एंडरगोनिक रिएक्शन में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस, मेकिंग न्यू सेल्स और सेल्स पार्ट। तो आगे ये है, ये जो है ATP बजट है, तो ये ग्लूकोस है। ये सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? ग्लूकोस जो है ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में, ग्लूकोस ब्रेक डाउन हुआ 2 पायरुवेट में। तो ग्लाइकोलाइसिस की पूरी चेन में मैंने आपको बताया था कि 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं पे ऑफ फेस में। पे ऑफ फेस में 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से 2 ATP जो है वो प्रीपरेटरी फेस में यूज़ हो जाते हैं। तो 4 में से 2 माइनस करो तो कितने? 2 ATP ये हो गए। और ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो 2 NADH होते हैं, तो जो एक NADH होता है वो प्रोड्यूस करता है 3 ATP। जो एक FADH2 होता है वो 2 ATP प्रोड्यूस करता है। तो जो है 2 NADH यहाँ 4 ATP प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? ये जो 2 NADPH है ना, ये किसमें? ये साइटोप्लाज्म में जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो जब ये साइटोप्लाज्म में रिलीज़ होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना उसकी मेम्ब्रेन इसको पास नहीं करती, तो ये क्या करता है? जो NADH होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन FAD को देता है। FAD कहता है FADH2 बनता है, तो FADH2 एक FADH2 2 ATP बनता है। तो अगर 2 FADH2 हो तो वो कितने बनते हैं? 4 ATP बनते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा, तो 2 NADH जो है वो टोटल 4 ATP इसमें प्रोड्यूस करता है। ग्लाइकोलाइसिस से 2 NAD प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम में, जब एक पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एंजाइम में, तो एक जो है वो NADH प्रोड्यूस होता है, सिर्फ एक। लेकिन इधर 2 का जिक्र है तो इसलिए 2 NADH, तो एक NADH कितने? 6 ATP प्रोड्यूस करता है। ये ये साइटोप्लाज्म में नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये पायरुविक एसिड है, ये किस में कन्वर्ट हुआ है? एसिटाइल कोएंजाइम में। इसमें एक NAD जो है वो NADH में बना है। तो जो है जो साइकिल था उसमें 2 थे, तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, तो ये 2 NADH। तो 2 NADH कितने? 6 ATP प्रोड्यूस करते हैं। ये जो है 2 ATP जो है
ये जो है पायरुवेट जब एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होंगे तो 2 NADH जो है वो रिलीज़ करेंगे और उससे 6 ATP बनेंगे। जब एसिटाइल को एंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाता है तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और जो है 6 NADH, क्रेब्स साइकिल में 6 NADH जो है वो रिलीज़ होते हैं, क्योंकि एक जो है ना उसमें जो है एक में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वहाँ भी NAD, दूसरे में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तब भी NAD, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होते हैं, उन दोनों में जो है वो NAD जो है वो 4 NADH रिलीज़ होते हैं। तो जो है एक जो है जिसमें मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, उसमें एक जो है वो NADH 2 NADH जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो टोटल कितने हो गए 6 NADH, 6 कितने 3 जार 18, 6 3 जार 18 ATP। ये आउटपुट ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में कितने 6 NADH रिलीज़ होते हैं, 2 FADH। 6 अगर NADH है तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 18 ATP। 2 FADH है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 ATP। ये जो है 6 NADH 2 FADH और 2 ATP जो है वो क्रेब्स साइकिल में रिलीज़ होते हैं। तो ये जो है 6 3 जार 18, 2 2 जार 4। तो ये जो है ये ग्लाइकोलाइसिस में ये 2 ATP और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से 4 ATP जो है प्रोड्यूस हुए हैं। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से 4 ATP और ये जो है केमी ऑस्मोसिस फॉस्फोरिलेशन से 32, 18, 24, 28, 32। ये टोटल 32 ATP हैं, 32 + 4 टोटल 36 ATP हैं, जिनमें से जो है 4 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से और 32 जो है केमी ऑस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन से।